का नाम जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। शो के माध्यम से आप तक लाएंगे हम बेहद खास और सिंपल टिप्स, तो आपका दिन रहने वाला है बेहद ही ज्यादा शुभता से भरा। घर में पावर फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं राजवीर हूँ और आज हम एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ हैं जिनकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में उन चुनिंदा आईएएस अफसरों में होती है, चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स में होती है कि जिनको मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, जिनको इसलिए भी जाना जाता है कि ये जिस भी विभाग में रहे उस विभाग को एक नई ऊंचाई पर ले गए, एक नई पहचान दिलाई। हमारे साथ 1988 बैच के सीनियर आईएएस नवनीत सहगल साहब हैं। नवनीत सहगल साहब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि जब यूपीएससी की तैयारी आपने शुरू की तो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, कब आपका रुझान आया कि आप यूपीएससी में जाएं। तो ये मुझे लगता है कि आप बताइए सर कि आपने यूपीएससी की तैयारी कब आपके मन में ख्याल आया कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए। देखिए, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरी उम्र 19 वर्ष थी जी, और तभी से ख्याल था कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का एक बार ये एग्ज़ाम जरूर देना है। और उसमें जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं एलिजिबल तो हो गया था, परंतु मेरी उम्र 19 थी और उसमें मिनिमम एज जो थी वो 21 थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं इन 2 वर्षों में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या कोई और कोर्स करूं। तो फिर मैंने उस समय सीए करने का निर्णय लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि 2 साल में नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री पहले पूरी करूंगा, उसके बाद फिर अगला जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मिनिमम उसका पीरियड है वो 3.5 साल है। 3.5 साल है सर। तो 3.5 साल में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी किया और कंपनी सेक्रेटरी भी किया, दोनों जब साथ साथ पास कर लिए। अच्छा, 3.5 साल में आपने ये भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टाइम, लोग 8-8 10 साल लगा देते हैं तैयारी करने वाले लोग। जी, तो मैंने दोनों 3.5 साल में पूरे कर लिए। तो जब 1986 में तो मुझे लगा कि अब मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की, लेकिन साथ साथ मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैं तैयारी करता रहा और 1987 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ और मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे केवल एक ही बार अपीयर होना है, दूसरी बार अपीयर नहीं होना है। मतलब एक ही अटेम्प्ट में ही अगर हो गए ठीक है, नहीं हो गए तो भी ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेशन मैंने चुना हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और कंपनी सेक्रेटरीशिप का, उसमें भी अपार संभावनाएं थी उस समय। तो एक ये था कि एक बार जरूर देना है। तो वो फिर मैंने 87 का जब प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया और 88 में मैं सेवा में आया, तब फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया सर? प्रैक्टिस छोड़ दी फिर मैंने। अच्छा सर, रहने वाले आप पंजाब के हैं? चंडीगढ़ में मैंने सारा पढ़ाई की। रहने वाला तो हमारी परिवार जो है पंजाब में थी, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो फॉरेस्ट सर्विस में थे, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में थे। तो वो फिर उन्होंने हरियाणा ऑप्ट किया था, तो उनकी सर्विस हरियाणा में ही रही और हम लोग हरियाणा में जगह जगह पढ़ते रहे, लेकिन आखिर में जो उच्च शिक्षा है वो चंडीगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ग्रेजुएशन मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी। अच्छा सर ये यूपीएससी में सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है कि बहुत सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि लोग उसको लेते हैं, या बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जो लास्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, तो आर्ट्स में आ जाते हैं। तो आपके क्या सब्जेक्ट थे, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने यही सब्जेक्ट। मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपने अपनी हायर स्टडीज़ में पढ़ा है उसी को लेना चाहिए। मैंने कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिया था। मैंने कॉमर्स किया था, तो मेरा कॉमर्स और मैनेजमेंट ये विषय थे, दोनों इन विषयों में ही मैंने। सर ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, मैंने देखा कि बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट के साथ स्कोरिंग होती है, लेकिन जो है बहुत कम लोग इसको चूज करते हैं जी। सर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सर्विस में आए तो यूपी कार्डर आपको मिला, तो क्या इससे पहले कभी यूपी आए थे क्या? नहीं, इससे पहले यूपी नहीं आए थे।
अच्छा सर, कोचिंग की यूपीएससी में या फिर डायरेक्ट ही जो है? मैंने रिटन एग्जामिनेशन में तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, अपने से तैयारी की थी। इंटरव्यू के लिए मैं कोचिंग लेने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे रिटन में बहुत सारे नंबर मिले और कोचिंग ली थी जिसमें इंटरव्यू में उसमें बहुत ही थोड़े नंबर मिले। और मेरे रिटन में इतने नंबर थे कि जो उससे पिछले साल में जो 6 नंबर पे कुल नंबर पाया था उसके बराबर केवल रिटन में थे। हाँ, और मुझे इंटरव्यू में उन्होंने 250 में से 125 नंबर दिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा नंबर मिल गए होते इंटरव्यू में तो मैं तमिलनाडु वगैरह किसी दूसरे साउथ काडर में गया होता। यहाँ जो उत्तर प्रदेश का काडर है, मैं यहाँ नहीं आया होता। लेकिन वो मुझे उन्होंने उसके बावजूद मैं जो है वो मैंने क्वालिफाई किया। सर 1988 में जब आपका सिलेक्शन हुआ, आप यूपी आए, तो उसके पहले चूंकि यूपी आपने देखा नहीं था और ऐसे भी यूपी के बारे में एक पॉलिटिकल स्टेट की सोच जाती है कि जब भी कोई सोचता है कि एक पॉलिटिकल स्टेट है, तो आपके मन में था कि भाई यूपीएससी में जा रहे हैं, आईएएस बन गए हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होंगे, इसमें काम करना है, क्योंकि वो जो पहले का बैकग्राउंड था आपका सीएसीएस का वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो इसको लेके भी आपके मन में पहले से ही तैयारी थी? देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय आपने लिया है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग भी 1 साल के लिए सहारनपुर में जो है मेरी प्रोबेशनरशिप हुई थी, लेकिन एज ए प्रोबेशनर आप प्रोटेक्टेड रहते हो। उसके बाद जब मेरी पहली पोस्टिंग एटा में हुई थी, तो एटा तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि हमारे जो जूनियर अधिकारी हैं उनके लिए भी, मैं जब भी मुझे यहाँ पर एकेडमी में बुलाया जाता है नए बच्चों को ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं उनको भी यही बताता हूँ कि जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी 1988 में, तो 89 में जब हम लोग लखनऊ आए थे, तो जैसे परंपरा होती है उस परंपरा में मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है, गवर्नर साहब से मिलना होता है, तो हमको भी मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया था। तो उस समय नारायण दत्त तिवारी जी थे। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। मुझे याद है कि एनेक्सी के ऊपर पंचम तल पर हमको ले जाया गया था। हम 9 लोग थे। तो तब तिवारी जी ने 2-3 बातें कही थी जो कि मैंने गांठ बांध ली थी, और मैं हर एक से, सभी अधिकारियों से ये कहता हूँ कि इस पे अमल करा करें। वो अगर इस सिद्धांत पे अमल करेंगे जो तिवारी जी ने उस दिन दिया था, तो आपका जो एक आपकी जॉब है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हैं, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनकी बात ध्यान से सुना। आप एसडीएम में आपके पास अगर कोई नेता अपनी बात लेके आता है तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर वो अपने समर्थकों के साथ आता है तो उसको दुगनी इज्जत देके उसको बिठाइए, उसकी बात प्यार से सुनिए, पूरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिए, जिससे समर्थकों को लगे कि भाई हमारे नेता की जो है। और अगर उनका काम हो सकने लायक है तो वहीं कर दीजिए, और अगर नहीं हो सकने लायक है तो मना मत कीजिए। उनको बोलिए नेताजी को कि साहब मैं इसको देख लूँगा, देख के फिर आपको बताऊँ। ये सर बहुत बड़ी लाइन है आज के नए जो रिक्रूटर। तो उसके बाद आप बाद में जब उनको कहीं मिलें या फ़ोन करके उनको बता सकते हैं कि साहब आपने जो आज आए थे, मैंने उसको देखा था, वो ये समस्याएं हैं, ये कठिनाई हैं, ये कानून में नहीं हो सकता है, तो संभव नहीं है, और जितना संभव है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूँगा। तो क्या है कि किसी नेता से फिर उलझाव नहीं होगा, और आपकी वो जो नेता पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपकी इज्जत भी करेंगे। और जो विधायक वगैरह हैं उनको बुला के कभी कभी चाय पिला दिया करिए, और चाय भी आधा कप पिलाया करिए, पूरा कप नहीं पिलाइए। ये उन्होंने 2-3 सिद्धांत उस समय हमें दिए थे, और मेरे लिए तो ये प्रशासनिक जो है इस तरह की नौकरी नहीं थी, क्योंकि बाकी सब लोग तो हमारे यहाँ कोई इस तरह बैकग्राउंड ही डिफरेंट था। हाँ, नेता में इस सेवा में नहीं था, लेकिन मैंने उसको सर ये बात आपने बताई ना, ये बात चूंकि हम लोग भी 12-13 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो आपको कवर करते रहे, तो ये बात तो आपकी नौकरी में आपके द्वारा दिखाई भी देती है। क्योंकि देखिए, सहगल साहब का जहाँ नाम आता है वहाँ एक अलग तरीके से चर्चा होती है। सरकार कोई भी रहती हो, अगर
जो सरकार चल रही है उसमें सहगल साहब की उपयोगिता क्या है सब जानते हैं। अगर वो सरकार चेंज होकर दूसरी सरकार आती है तो कुछ समय के लिए भले ही सहगल साहब को साइडलाइन हो सकता है कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर सहगल साहब को किनारे नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है ये सूत्र कहीं ना कहीं इसको रिलेट करता है क्या? नहीं, देखिए, मैं एक अच्छा प्रोफेशन छोड़ के आया था, तो मन में यही इच्छा थी कि जो जितना अगर कोई आपके पास अधिकार है, पावर है, अगर कोई भला कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो मेरा पूरी सर्विस में मेरा ये एक अप्रोच रहा है कि मैं अपने आप को जो सामने मेज के उस तरफ है, मैं अपने आप को उस सिचुएशन में देखूं और देखूं कि उसकी क्या तकलीफ़ है, क्या कष्ट है, और वो कष्ट मैं कितना ख़त्म कर सकता हूँ, कितना कम कर सकता हूँ। तो जितना कम कर सकता हूँ उतना मैं कम करने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने अपने सभी टेन्योर्स में, सभी उसमें लगाया। और दूसरा जो मैं यही प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी मैं रहूँ उस परिस्थिति को, उस स्थिति को बदलने की कोशिश करूं बेहतरी के लिए, कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। कोई सा भी विभाग हो, मुझे बहुत जो लोग बोलते हैं कि खराब विभाग भी मिले, लेकिन मैंने वहाँ भी प्रयास करके जो विभाग मिले आपने उस विभाग को एक नई पहचान दी। खादी विभाग बहुत पहले से था, जब से सरकारों का गठन हुआ तब से एक अलग विभाग था, लेकिन खादी को कोई इस लेवल पे नहीं जानता था। एमएसएमई, सर ओडीओपी, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक सरकार की ऐसी योजना है कि जिसको केवल देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा होती है। तो ये कब ख्याल आया, कैसे आया कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लॉन्च करें, क्योंकि उसके जनक आप ही माने जाते हैं? नहीं, जनक मैं नहीं, उसके जनक हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की सोच का ये परिणाम था कि 2018 में ये योजना एक जनपद एक उत्पाद की प्रारंभ हुई। हालांकि मैंने पर्सनली इस योजना पे पहले भी एक बार काम किया था। भारत सरकार में रूरल बिजनेस हब्स के बारे में एक स्कीम चलाई गई थी उस टाइम पे, तो मैं भारत सरकार में था। तो हम लोगों ने पंचायत, प्राइवेट और पब्लिक, 3P का एक फार्मूला निकाल के इस पे काम करना शुरू किया था। और ओडीओपी का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट थाईलैंड में हुआ था, उससे पहले जापान में हुआ था। तो मैं थाईलैंड भी गया था उस समय 2006 में गया था। और ये जानकारी कि ये उनका वन टम्बोलान वन प्रोडक्ट था कि एक ब्लॉक का एक प्रोडक्ट होता है, तो वो कैसे उसको कर सकते हैं। तो मेरी रुचि थी पर्सनली इसमें, परंतु ये शुरुआत इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। ये चल रही थी, लेकिन खरामा चल रही थी। तो जब मुझे दी गई, तो चूंकि मेरी रुचि थी इस, और मैंने इस पे ऑलरेडी जानकारी पहले से भी इकट्ठी की हुई थी, तो मैंने प्रयास किया कि इसको हम राष्ट्रीय पटल पे लाएं और नीचे तक पहुंचाएं। जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, उनके जो रोज़गार हैं, उससे जोड़ते हुए इसको देश की, प्रदेश की और ज़िले की इकोनॉमी से जोड़ें, ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। तो उसमें मुझे मतलब काफ़ी हद तक सफलता मिली। अब ओडीओपी एक जाना माना ब्रांड है पूरे देश में। तो बाद में ये सर मैं पूरे देश ने लागू किया उसको। सर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सामने बैठा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी ओडीओपी का जिक्र होगा, चर्चा होगी, तो वो बिना आपके नाम के अधूरी रहेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने की यहाँ पर, तो मैं ये उसमें अब चूंकि हर जिले में एक एक प्रोडक्ट है हमारे यहाँ, कई तो परंपरागत हजारों वर्षों से हैं, लेकिन उनकी तरफ, उनकी मार्केटिंग की तरफ, उनके रॉ मटेरियल की तरफ, उनकी फाइनेंस की तरफ ये कभी ध्यान नहीं दिया गया था। सरकार ने उस पर ध्यान दिया। अब वो अच्छा एक मोमेंटम पकड़ रहा है वो योजना, तो एक उसमें उसकी अच्छी आएगी। दूसरा ये कि जिस भी विभाग में रहें, कोशिश करें कि आपके रहने से क्या अंतर आता है। आपने रहने से अंतर आना है, तो अंतर आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करना पड़ेगा और फैसले लेने पड़ेंगे। सर एक राज की बात है, मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि वो चाहे मायावती की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, या अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इन तीनों सरकार में आपकी एक अलग भूमिका रही है और इन सबके आप सरकारों में खास रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा जादू है, क्या ट्रिक रही है कि जिससे कि देखिए, कोई भी जो प्रशासक है वो ये चाहेगा कि जो ऐसे अधिकारी रहें जो फैसला लें, जो तरक्की की तरफ बढ़ें, जो काम में इम्प्रूवमेंट लाएं। तो मुझे जो लगता है कि मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मुझे जो भी काम दिया जाए, और कभी मैंने काम के लिए
बहुत कभी प्रयास नहीं किया। जो सरकार ने काम दिया मैंने उसको खुशी से स्वीकार किया और अपना प्रयास किया, अपना पूरा 100% देके कि मैं उस काम में जो मुझे दिया गया उसमें मैं कैसे बेहतरी ला सकता हूँ, कैसे और उसको अच्छा कर सकता हूँ ये, और कैसे उसका आम लोग तो भलाई मैं पहुँचा सकता हूँ, ये मैंने उसको करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रयासों ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट खड़े कर दिए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए मैंने, बहुत सारे लोगों को, सरकार को बड़ा लाभ मिला जी। तो वो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है। बाकी ये सरकारों का निर्णय होता है कि वो किस अधिकारी को क्या काम दें, इसमें कभी मैं नहीं पड़ा कि मुझे कौन सा काम दिया जाए। हाँ, मैं ये जरूर कहता रहा हूँ कि मुझे कोई सा भी काम दे दो, काम जरूर उसमें मैं बेहतर कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, सहगल साहब के बारे में एक और बड़ी चर्चा है कि बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इंटरनली, और हम लोगों ने देखा भी कि लखनऊ में भी कई मंदिरों में आपने बड़ा काम कराया। तो ये आध्यात्मिकता का जो पार्ट है वो कैसे, मतलब ये शुरू से ही था या फिर? ये था थोड़ा सा शुरू से, लेकिन मेरा लगभग 1-1.5 साल में हरिद्वार में भी पोस्टेड रहा हूँ और लगभग 2 साल में अयोध्या में भी पोस्टेड रहा हूँ। तो मेरा संतों से, जो हमारे गुरु लोग हैं उनसे काफ़ी जुड़ाव रहा। तो उस जुड़ाव में एक अपने से ये हुआ है कि अंदर से आवाज आई कि हाँ, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। हाँ, देखिए, ये तो जो आपका जीवन है उसमें जो आपके कर्म हैं, इस जीवन में जो आप कर्म करेंगे वो अगले जीवन में आपको मिलेंगे, आप उसका लाभ मिलेगा। जो पहले आपने कर्म किए उसका अब मिल रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस प्रकार की व्यवस्था मिली, तो मैं अब और भी अच्छे कर्म करने की कोशिश करूँ ताकि जो अगले जन्म में और मैं जो है मैं उस कर्मों के सिद्धांत को मानते हैं, फॉलो करते हैं। मैं जिंदगी में मैंने कभी ये किसी की बुराई नहीं सोची, जानबूझ के किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है। और हमेशा ये कोशिश की कि जो भी रहे, चाहे सामने वाला मुझे गाली दे के आ रहा है, अगर मेरे से कोई उसकी मदद हो सकती तो मैं मदद कर दूँ। सर, इसकी बड़ी चर्चा होती है। मैं अपना जो मेरा वो है फितरत है, मैं वो नहीं बदलूंगा। दूसरा, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं, फ़ायदा उठा के बाहर जाके गाली भी देते होंगे या आते समय भी गाली देते होंगे, लेकिन मैं बॉदर नहीं करता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता है, बॉदर नहीं क्या करना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे भला ही करना है। ये है कि आपने उसका सुना होगा ना, रहीमन का एक वो है, दोहा है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कित मांगन जाही, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। क्या कहता है कि रहीम वो लोग, मतलब जो मेरे से मांगने भी आ रहा है वो अपनी जो है उसकी ईगो नीचे करके आ रहा है, अपना अहम छोड़ के आ रहा है, तभी मुझसे मांग रहा है वो कुछ। तो अगर मेरे पास है ये किसी भी तरह का, अगर मैं दे सकता हूँ और मैं मना करता हूँ तो उससे पहले मैं ही दोषी हूँ, इसका दोष हूँ। तो मैं कभी जो मेरे से हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वो करूँ, दूसरे की फितरत पे मैं नहीं जाता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे कुलीग ऐसे हैं जो बहुत ख़राब प्रचार करते होंगे मेरे बारे में, जो मेरे बारे में बुरा बोलते होंगे, लेकिन मेरे सामने आने पर मैं कभी उनसे इस तरह की बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने से कभी बुरा कहता हूँ, दूसरे को कहता हूँ कि इसका बुरा करो, कतई नहीं। तो ये सब चीज़ें अध्यात्म से आती हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो फिर आपको एक लेवल पर जाके आपके पास एक सेटिस्फेक्शन का लेवल रहता है कि नहीं साहब, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। सर, आप 88 बैच के आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं। कुछ समय बाद ये पारी भी खत्म होगी आपकी, इसी महीने हो रही है। इस महीने 31 जुलाई को हो रही है। सर, हम लोग जानते हैं बड़े बड़े बंगले होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास, हम लोग भी इतने समय से देख रहे हैं, लेकिन आपका आवास लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक छोटा सा आवास है। तो इसके पीछे क्या वजह भाई? आप इंटाइटल्ड हैं इसके लिए कि आप बड़े घर में जा सकते हैं, रह सकते हैं, बड़ी सुविधाएं ले सकते हैं, तो आप क्या उस यूनिवर्सिटी कैंपस से कुछ लगाव है? क्योंकि पत्नी वहाँ है, लेकिन वो पत्नी तो यहाँ भी आ सकती है, इन घरों में भी रह सकती हैं, तो क्या जुड़ाव है वहाँ से यूनिवर्सिटी? नहीं, देखिए, जब शुरू में मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई थी लखनऊ में, जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग में मुझे बनाया गया था, ये बात है 1996 की। तो पत्नी की मेरी ऑलरेडी यहाँ जॉब लगी थी एज ए लेक्चरर यहाँ आर्किटेक्चर कॉलेज में। तो बच्चे छोटे थे, वो स्कूल पढ़ने जाते थे,
तो ये हुआ कि कहाँ रहेंगे, वो वहाँ पर उनके कैंपस में एक छोटा घर था लेक्चर के लिए जो होता है, 2 कमरे का एक आवास था, तो वो फिर हम लोग उसी में फ़िलहाल चले गए। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई बच्चों को स्कूल भी जाना है, वाइफ को यूनिवर्सिटी भी जाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, तो आप कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर मैं कहीं दूसरी जगह आवास लेता तो एक गाड़ी चाहिए होती वाइफ को छोड़ने के लिए, एक गाड़ी चाहिए होती बच्चों को छोड़ने के लिए, एक गाड़ी चाहिए होती मुझे छोड़ने के लिए। तो हमने कहा ये सब नहीं चलेगा, वाइफ के कॉलेज में ही रहें, उसको तो गाड़ी नहीं चाहिए, वो तो वॉक करके अपने कॉलेज चली जाएगी, और बच्चे अपना स्कूल की जो बस आती है उससे चलेंगे, मुझे चाहिए होगी वो सरकार दे देगी तो मैं अपना काम चला लेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे उस घर में हम सेट हो गए। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, हालांकि समस्या हुई क्योंकि 2 ही कमरे थे, एक छोटा सा बच्चों के लिए। कभी कभी घर वालों ने भी कहा होगा कि भाई अब चलिए चेंज नहीं, वो घर वालों ने इस काम में मेरी पत्नी ने मुझे बड़ा साथ दिया, क्योंकि 5 साल राज्य संपत्ति विभाग मेरे पास भी रहा, मैं लोगों को बंगले अलॉट किया करता। न जाने कितने लोगों की आपने। हाँ, मैंने एक बार कहा भी उससे कि भाई चलो इधर राजभवन कॉलोनी में कोई बंगला ले लेते हैं, तो बोले नहीं, हम 2 ही लोग बचेंगे, बच्चे तो पढ़ के कहीं नौकरी करें चले जाएंगे, हम ही 2 लोग बचेंगे, हम 2 लोगों को कितनी जगह चाहिए, 2 कमरे बहुत है। उसको फिर आप बड़ा बंगला लोगे, उसकी सफाई के लिए आदमी रखोगे, वो तो हम दुनिया भर का तामझाम है, इसी को ठीक कर लेते हैं, ये बेहतर है। बच्चे तो अपना वो सही है, वो अपना पढ़ के बाहर पढ़ने चले गए, फिर तो देवर नॉट विद अस। हम ही 2 लोगों को जब रहना है तो इतना बड़ा घर लेके क्या करना है। अच्छा सर, लगभग 33-34 साल का अनुभव ये रहा यूपी ब्यूरोक्रेसी का आपका, लेकिन इस दौरान क्या कभी आपको लगा कि किसी डिसीजन में या किसी को लेकर, हालांकि आपने बताया लेकिन मैं फिर भी दोबारा पूछना चाहता हूँ बात, कि आपसे गलत हो गया हो और ये बाद में रियलाइजेशन हुआ हो इस बात का और फिर आपने उसको ठीक किया हो, या मौका ना मिला हो कि उसको हम ठीक कर पाएं, जिस बात का मलाल अब तक आपको रह गया हो, ऐसी कोई घटना वाकया है क्या? नहीं, देखिए, जो है वो रूटीन के रोज़ के प्रशासनिक काम में मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि बेहतर करने की कोशिश करो और जानबूझ के गलत नहीं करो। नहीं, मक्खी नहीं निकलना, चाहे किसी कोई भी कीमत हो, गलत नहीं करना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप फैसले लेते हैं, आपने दिन में 4 फैसले लिए, तो हो सकता है किसी एक में कुछ आपसे कहीं गलती हो गई हो, लेकिन टचवुड हमने कोशिश की कि उसको तुरंत सही कर दें, और सही भी हुए। ऐसा कोई फैसला मुझे याद नहीं पड़ता है कि जो जिस पे आप रियलाइज हो कि नहीं। ये जरूर है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, वो मेरी फितरत है कि मेरा एक काम करने का तरीका है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनको मैं एज ए टीम बना के चलता हूँ, ताकि सब लोग एक ही दिशा में चलें। ऐसा नहीं होता है कि संगठनों में कि बॉस किधर जा रहा है, दूसरे किधर जा रहे हैं। तो कई बार मेरे से ये होता है कि मेरी सबॉर्डिनेट पे निर्भरता ज़्यादा हो जाती है, मैं उन पे विश्वास कर लेता हूँ। ये मेरी, जो मुझे बाद में आज भी लगता है कि ये मेरी एक कमी है कि मैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट है, मैं उस पर कई बार ज़्यादा विश्वास कर लेता हूँ। तो उस ज़्यादा विश्वास में 1-2 बार धोखे भी हुए हैं कि मान लो सामने वाले पे आपने विश्वास करके कोई फैसला उस पर छोड़ दिया, उसने वो या तो गलत कर दिया फैसला या उसमें गड़बड़ कर दिया, और वो जवाबदेही, चूँकि आप बॉस हैं आपकी है, तो जवाबदेही हमारे पे आती है। तो कई बार ऐसा, कई बार तो नहीं, 2 बार मुझे याद है ऐसे हुआ कि जो लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे वो सही चीज़ नहीं बताई, लेकिन वो कुछ और करते रहे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन जब रियलाइज़ हुआ उस पर कार्रवाई भी की मैंने, लेकिन अब वो जो कर चुका था उसका तो परिणाम फिर भुगतना पड़ा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सहगल साहब थे जिनसे जब हम आए इंटरव्यू करने, तो उन्होंने पहले ही कहा कि तुम्हें जो पूछना है वो खुल के पूछना। तो ये बातचीत